प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही आप लोगों को मैं बात बताऊँ जो मैं लगभग अब प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में मैंने ये विचार कर लिया है कि मुझे ये बात बोलना है। फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे जैसे जीते हैं, आपके जीने का तरीका चाहे जैसा हो, बस उस जीने के तरीके में वैदिक ज्योतिष को समाहित करिए या वैदिक ज्योतिष के संपर्क से अपने जीवन के मार्ग को आगे लेके आइए। आपको ऐसी इसकी आदत लगेगी तो आप आलसी नहीं होंगे। इस वैदिक ज्योतिष की जब आपको आदत लग जाएगी तो आप पराक्रमी और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रणेता बन जाएंगे। फिर आपको इसकी ऐसी आदत लग जाएगी, भगवान के नाम जप करने वाले लोगों को जैसे आदत लग जाती है वैसे ही आपको भी आदत लग जाएगी। आदत इस बात की लग जाएगी कि आप कभी असफल नहीं होंगे, लगातार सिर्फ सफल ही होंगे, क्योंकि तब आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कितनी मेहनत करनी है और कहाँ कब कैसे मेहनत कितनी करनी है। आपका धर्म अंदर से जागृत होता है, चीज़ों को आप समझने लगते हैं, आपकी गंभीरता बढ़ जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन में जैसे ही आ जाता है ये वैदिक ज्योतिष आपके जीवन में, जैसे ही उसका समावेश आपके जीवन से होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा पारंगत होने लगते हैं और विषयों को समझने की गहराई और भी ज़्यादा आपको बड़ी लग जाती है ना। तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से राजा बनना चाहते हैं तो ज्योतिषी अवश्य रखिए। कई बार ऐसा भी होता है, अब आज तो खैर इसे व्यवसायिक एक स्वभाव दे दिया गया है, पर कई बार ऐसा लगता है या होता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि ज्योतिष को हम कुंडली दिखा रहे हैं तो हम पंडित जी पे एहसान कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने ब्राह्मण को जो भी दिया है अपना प्रायश्चित ही दिया है। ब्राह्मणों को दी गई चीज़ें प्रायश्चित ही होती हैं, है ना। ब्राह्मणों को जो भी आप दे रहे हैं प्रायश्चित्त निवर्तक प्रायश्च ऐसे करके श्लोक आता है, मैं भूल रहा हूँ। प्रायश्चित का निवारण करने वाला ब्राह्मण होता है। तो आप निश्चित रूप से जो कुछ भी दे रहे हैं, चाहे उसकी दक्षिणा दे रहे हैं, पर हाँ, ये बात आवश्यक है कि वो ब्राह्मण ही हो जो आपकी कुंडली देख रहा है, क्योंकि ज्ञान इसका सभी को हो सकता है और होना चाहिए, पर कुंडली और कुंडली के फलादेश करने का जो प्रक्रम है और जो अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ आपकी कुंडली नहीं देखता, अपितु वो आपको अपने पूर्व जन्म के पुण्य का भाग भी देता है। इस जन्म में भी जो उन्होंने पुण्य इकट्ठा किया है वो पुण्य आपको देता है। और ये सारी तपस्या ही ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण ही कुंडली देख सकता है जो संध्या करता हो, गुरु मंत्र से दीक्षित हो, साथ ही साथ गुरु की आज्ञा से इस विषय का ज्ञान उसे समुचित रूप से हुआ हो और निश्चित रूप से वो गुरु ग्रंथ से गोविंद की परस्पर स्थिति उसके जीवन में बनी हो, तभी जा कर के वो किसी की कुंडली पे बोल सकता है। अन्यथा तो फलादेश करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसकी गरिमा है। और जब तक संपूर्ण जानकारी न हो जाए, जब तक थोड़ा भी इसमें संशय अगर दिमाग में बने तो किसी की कुंडली पे नहीं बोलना चाहिए। और आतुरता में, जल्दबाजी में कभी भी किसी की कुंडली पे कोई फलादेश करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस विषय को और भी अगर गहराई से समझना चाहते हैं तो ये विषय किसी को डराने के लिए, किसी को पथभ्रष्ट करने के लिए, किसी का लाभ उठाने के लिए और किसी का कैसे भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। ये विषय मार्गदर्शन का है। ये विषय आपको आत्मविश्वास में, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला है। इससे आप मजबूत होते हैं, इससे आपके अंदर का विकार समाप्त होता है, इससे आपके अंदर के कमज़ोरियों की छटनी होती है और आप एक बेहतरीन मूर्ति बन जाते हैं, चलंत मूर्ति बन जाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के आज का कार्यक्रम। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ की जगह से इस कुंडली आई है और मुझे बनारस बड़ा प्रिय है। सबसे पहले तो इनकी कुंडली जो बनी है वो आश्विन माह में बनी है। भाद्रपद और आश्विन माह में जन्मे लोग जो होते हैं वो 6 मिनट तो ऐसे ही समय निकल गया है, पर कोई बात नहीं है। भाद्रपद और आश्विन माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो शंकालु प्रवृत्ति के नहीं होते और वो हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं।
वो किसी पे बहुत जल्दी संदेह नहीं करते, निर्णय लेने में वो कई बार विचार करने वाले होते हैं। इनकी सुंदरता लोगों को मोहित करने वाली भी होती है। शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के चंद्रमा होंगे। शुक्रवार को जन्म हुआ है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जन्मे लोग थोड़े ठंडी मानसिकता के होते हैं। वो प्रायः कई बार अपने जीवन का कई सारा वर्ष किसी दूसरे के यहाँ बिताते हैं। बाद में चल करके स्वच्छंद अपना काम उन्हें सूट कर जाता है। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांत, उद्वेलित नहीं होने वाला, क्रोध से पहले कई बार विचार करने वाला और जहाँ क्रोध की आवश्यकता है वहीं क्रोध करने वाला, क्रेडिट के पीछे नहीं भागने वाला और अपने माता और पिता की संपूर्ण सेवा करने वाला होता है। पर इस बीच में से किसी एक का स्नेह थोड़ा कम मिलता है। शुक्रवार को जन्मे हैं और वारे से ही लग्नेश बनते हैं। वार के अधिपति शुक्रदेव और लग्न के अधिपति भी शुक्रदेव हैं। लग्न के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं पर अस्त नहीं है। क्यों अस्त नहीं है? क्योंकि सूर्य 20 अंश के हैं और शुक्र 6 अंश के हैं। इस वजह से यहाँ पे शुक्रदेव अस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस पे मैंने बहुत दिन पहले तो नहीं, कुछ 4-5-6 महीने पहले एक कार्यक्रम बनाया था। ये सिद्धांत मैंने बताया था कि आपकी कुंडली का लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह हो, गुरु को छोड़ करके, आपकी कुंडली का लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह हो, गुरु को छोड़ करके अगर वो एकादशवें भाव में बैठ रहा है तो इसका अर्थ होगा कि आपके जीवन की इच्छाएं बढ़ेगी और पूरी भी होगी। अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नहीं बनते हों, इसके अतिरिक्त चाहे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के लग्नेश बनते हों और एकादशवें भाव में बैठे हों, तो ये बात इस तथ्य का उजागर करती है कि व्यक्ति के जीवन में उसका लक्ष्य उसे निश्चित रूप से मिलेगा और बस उसे धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य को पीछा करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ के बात करेंगे अब कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि रेवती नक्षत्र। बहुत ध्यान से समझे नक्षत्रों के बारे में। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं 5 नक्षत्रों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं कि पंचक में मृत्यु हुई है। और इसी वजह से उस मृत्यु के काल में, उस मृत्यु के नक्षत्र में, वो जो नक्षत्र है उस जो मृत्यु का नक्षत्र हुआ उस जातक का, इन 5 में से अगर है तो 5 पुतलों का दाह संस्कार या दाहन किया जाता है। नहीं तो ऐसा अशुभ संकेत होता है या अशुभ, इसको शास्त्रों में इसको अशुभ कहा गया है, जिसका फल कई और लोगों की मृत्यु, कम से कम 4 और लोगों की मृत्यु कई बार हो जाती है उस क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये तो जन्म का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र पे वस्तुतः पुषा देवता का आधिपत्य होता है। ओम पूषणे नमः, पुषा नहीं, ओम पूषणे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर को गुग्गुल, गाय के गोबर, कपूर, लौंग, पीली सरसों और हल्दी आदि से नित्य प्रति तो अगर हो जाए तो भी ठीक है, अन्यथा आप मंगलवार या रविवार को इसकी धूनी आवश्यक रूप से देनी चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे मैंने कहा रेवती नक्षत्र, इसमें आपको घी का दान करना चाहिए, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ धातु में तांबा, लोहा अपनी सामर्थ्य के आधार पर दान कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण होगा और देवगण, इस वजह से मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि व्यक्ति के अंदर कोई भी कलुषित विचार नहीं है। इनके शत्रुओं को इनका ये कार्यक्रम या इनकी कुंडली दिखाई जा सकती है। व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये कुंडली आंख बंद करके विश्वास करने के साथ साथ बैलेंस करने वाली और कभी भी आपाधापी में नहीं जाने वाली मालूम पड़ती है। ये तुला लग्न की कुंडली जो व्यापार को अगर इस पे छोड़ दिया जाए तो ये व्यापार को नई दिशा और नई ऊंचाइयां भी प्राप्त करा सकती है। तुला का अर्थ होता है, जब आप तुला राशि का अध्ययन करेंगे तो उसमें बात आई कि उन्होंने जो तुला राशि का प्रतीक बनाया, हमारे आचार्यों ने, उन्होंने बिल्कुल ऐसी राशि जो बिल्कुल ही बैलेंस करने में माहिर है, जो कभी भी ना तो नुकसान होने देती है और ना तो सामने वाले को नुकसान में ले जाती है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड राशि है। और यहाँ पे आकर के सूर्य देव इस राशि में नीच के हो जाते हैं,
नीच और उच्च से सिर्फ इतना आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी बड़ी ठंडी हो जाती है। यहाँ सूर्य भी आकर के एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ चंद्रमा भी आकर के बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पे इस भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, इस राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जिनके पास समस्त विद्याओं का, समस्त दैवीय विद्या के साथ साथ वैदिक विद्या के साथ साथ तमाम प्रकार के आसुरी विद्या का भी ज्ञान है। तो बैलेंस करना शुक्रदेव को बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्यों? इसको भी ऐसे समझते हैं कि देवताओं का पुरोहित होना तो सामान्य बात है, पर दैत्यों का पुरोहित स्वीकार करना और दैत्यों का भाग खाना, दैत्यों के पुरोहित को स्वीकार करना बहुत आसान नहीं है, ये इतना सहज नहीं है। पर शुक्रदेव जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। और ज़रा ध्यान से देखें तो ये मंत्राणी हैं, है ना। तो ये कहने का अर्थ है कि ये एक शुभ ग्रह की राशि है और उस भाव का अधिपति भी एकादशवें भाव में बैठ करके व्यक्ति को संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। वहाँ वो कई बार व्यक्ति से पूछते हैं क्या चाहिए, बताओ, जो तुम्हें चाहिए होगा मैं वही दे दूंगा। सामान्य बात है कि वो वहाँ बैठे हैं, इस वजह से ये बात ज़्यादा लागू होगी कि वो जातक की इच्छा निश्चित रूप से पूरी करवा देते हैं। अगर वही लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाते तो भी व्यक्ति की विद्वता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते। पर यहाँ एकादशवें भाव में बैठे हैं, बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं, नीचाभिलाषी हो रहे हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के क्रेडिट में कमज़ोरी होगी, मतलब व्यक्ति कुछ काम और करेगा पर उसका निर्णय किसी और के पास जाएगा। बॉस के साथ कभी कभी मतभेद या बॉस का ध्यान किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा रहे। पर वो ये बात भी समझनी होगी कि यहाँ पे सूर्य भी जो है वो बहुत अपनी राशि में बैठे हैं, तो बॉस के साथ हमें अच्छा बैलेंस तैयार करना होगा। उनके साथ संबंधों को एक जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से निखारने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो शनि हैं वो शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस कारण से कई बार जो परेशानी होगी वो क्रेडिट मिलने में हो जाएगी, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के ठीक पीछे शनि पंचमेश पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव पे सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव है और पंचम भाव से 4 घर आगे मंगल बैठे हैं। इस वजह से कई बार जो होता है ना कि यश मान पद प्रतिष्ठा उसका सुख मिल जाए, आपने जो किया उसका फल आपको मिल जाए, उसमें थोड़ी बहुत बेचैनी रहती है। और एकादशवें भाव की बात ही नहीं है, पर ये बात मैंने हर बार कही है कि किसी भी स्थिति में अगर सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक साथ ही चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी वो एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार उस भाव के फल को निचोड़ करके कमज़ोर कर देते हैं। इस अवस्था के कारण भी कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं पर वहाँ सूर्य और बुध भी बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में क्रेडिट स्कोर कम होता है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में कितने अंश पे बैठे हैं। अब इसमें सबसे पहले बात सूर्य नारायण की करेंगे, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के यानी कि एकादशवें भाव के स्वामी हैं, यहीं बैठे हैं। और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। सूर्य के साथ बुध बैठे हैं और अष्टम के साथ लग्न के अधिपति होकर के शुक्रदेव बैठे हैं। तो सूर्य बैठे हैं वहाँ पे 20 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। शुक्र वहीं बैठे हैं। राहु और केतु का कोई संपर्क उस भाव से है नहीं। उस भाव के ठीक पीछे गुरु और केतु कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे लाभ ही दे रहे हैं, जहाँ व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन सामाजिक प्रतिष्ठा वाला राजनीतिज्ञ, लेखन, पत्रकार, पांडित्य, कर्मकांड, ज्योतिष और एडवर्टीजमेंट एजेंसी, कई तरीके के काम करने वाला, ऐसा काम करने वाला बना देते हैं। उसके बाद अगर सूर्य एकादशवें भाव में बैठते हैं तो वो भी अति विशिष्ट कारक ही होते हैं। इस वजह से सूर्य और बुध वहाँ पे अति विशिष्ट कारक होने के कारण जातक की कुंडली को लाभान्वित करने का काम करेंगे और बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाला भी बनाएंगे। जबकि चंद्रमा जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति होकर के 6वें भाव में बैठे हैं और 6वें भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं। तो ये जो गुरु और चंद्रमा का परिवर्तन है वो व्यक्ति के जीवन में और उसके करियर को सेट होने में थोड़ा संघर्ष देते हैं, पर अंततोगत्वा अनुभवों के प्राप्त करने के बाद एक विशेष अवस्था, मतलब 32वां, 33वां, 34वां, 35वां वर्ष काफ़ी निर्णायक साबित होता है
और उसके बाद व्यक्ति अपने स्वतः कारोबार पे आता है। आरंभ में छोटी नौकरी कर ले तो कोई बात नहीं है, पर बाद में चल करके वो जिससे उसका कंपटीशन होता है व जो कभी उसको कभी किसी ने नीचा दिखाया है उसके मुंह में माटी लगती है और व्यक्ति बहुत ही शानदार चमकता है। माता और पिता के नाम को रोशन करने वाला, संघर्षों के साथ आगे बढ़ने वाला, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, लड़ाई और झगड़ों से अपने आप को अलग रखने वाला और बैलेंस तैयार करने वाला होता है। मतलब उसके पास संपत्ति अच्छी इकट्ठी हो जाती है। घूम करके भी कई बार पैसा कमाना पड़ता है, जैसे कई बार मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है, कई बार अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ता है, मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए भी कई बार व्यक्ति सोचता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं और दरअसल ये जो राशि है ये पादतल की राशि है, 12वें भाव की राशि है। पर छठे भाव के चंद्रमा के बारे में मैंने एक बात बहुत ही ज़बरदस्त कही थी कि छठवें भाव के चंद्रमा व्यक्ति को साहसी बनाते हैं और गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम में जाना व्यक्ति का लाभ अगर समाज ना लेता हो तो समाज को नष्ट होना पड़ता है। लोग अगर इसको कोई निकाले नौकरी से तो उस व्यापार का नुकसान हो। ये किसी के लिए भी भाग्यशाली साबित होने वाली कुंडली या राशि हो जाती है। मीन राशि का जातक बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट नेचर वाला, दार्शनिक विचारों वाला, चिंतन करने वाला, सुखी मानसिकता का, सबकी मदद करने वाला और कभी भी अलाभ की स्थिति में भी उस व्यक्ति को त्यागने नहीं वाला होता है। मतलब कोई भले इसका लाभ उठा ले पर व्यक्ति कभी किसी का लाभ उठाने के बारे में कोई चिंतन नहीं करता। कामुकता बिल्कुल ही सामान्य रहती है और वो प्रायः अपने दाम्पत्य को अच्छे तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा लेता है। मंगलदेव जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और सामान्यतया वो मारक बन भी रहे हैं, मतलब होते हैं मारक। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरे होश में ये बात कहता हूँ कि जितने भी लग्न मेष से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडलियाँ होती हैं उसमें सारे ग्रह ही कभी कभी मारक हो जाते हैं और कोई ग्रह जो स्वतंत्र मारक होता है उस कुंडली में कई बार वो उसमें मारक बनता भी नहीं है। लेकिन जो सार्वभौम सिद्धांत है कि तुला लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के मंगल मारक हैं, तो आपको ये बात कुंडली अध्ययन में जांचनी होगी कि क्या मंगल मारक हैं तो साबित हो रहे हैं या वो सिर्फ होते हैं मारक, पर क्या सच्चे अर्थ में वो मारक का काम कर रहे हैं, मारक की भूमिका में हैं? ये कुंडली अध्ययन से ही पता चलता है। सामान्यतः द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी अगर मंगल बनते हो या कोई भी ग्रह बनता हो तो वो मारक भाव से नहीं हो जाता। उसके लक्षण, उसका भाव, उसकी राशि और उस जहाँ वो बैठा हुआ है, जिनसे वो दृष्ट है, जिनके साथ संबंध में जा रहा है, इन सभी चीज़ों का परिपक्वता से अध्ययन करने के बाद ही द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मारक बनते हैं, अन्यथा वो मारक नहीं बनते। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, मारक होते हैं पर बैठे नहीं हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं और किसी शुभ ग्रह का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति जो शुक्रदेव हैं वो नीचाभिलाषी हैं। वो जहाँ बैठे हैं उस भाव के साथ साथ बुध और सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र का संबंध सूर्य और बुध से कोई नुकसानदायक नहीं है, पर मंगल का संबंध राहु से और इस भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्न का अधिपति नीचाभिलाषी हो रहा है और इतनी सारी चीज़ें होने के कारण, मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव होने के कारण सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदेत सुधीहि। सप्तम और द्वितीय भाव मारक होते हैं। सप्तम स्थान से ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है, पर इन भावों से, इन भावों के अधिपतियों का संबंध जब तक शनि मंगल राहु केतु जैसे पापक ग्रह से नहीं होता या जब ये स्वयं दोनों ही भावों के स्वामी अष्टम, सातवें, द्वितीय या तीसरे भाव में नहीं बैठते हैं तब तक ये मारक नहीं होते। इनमें भी अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हों, तो चाहे आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह क्यों ना मारक बनता हो, स्वतः शनिदेव अपने आप को प्रबल मारक की भूमिका में ला देते हैं। यहाँ पे तीसरे भाव में बैठे हैं, इस वजह से तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण और जन्म कुंडली में
किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण, मंगल मारके से दृष्ट होने के कारण 8वीं दृष्टि से शनि की दृष्टि जा रही है। इस वजह से इस कुंडली में शनि भी मारक भूमिका में होंगे, क्योंकि तीसरा भाव भी मारक होता है। दूसरे भाव पे मंगल की दृष्टि है, इस वजह से वो भी मारक होगा। द्वितीय भाव पे केतु का प्रभाव है, इस वजह से भी मारक होंगे। तो शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह इस कुंडली में नैसर्गिक रूप से भले ही वो पापक होते हों, पर इस कुंडली के लिए, सिर्फ इस कुंडली के लिए मारक होंगे। इस वजह से आपको भी अपनी कुंडली के अध्ययन से ये बात सबसे पहले पता करनी चाहिए कि अभी तक जिस ग्रह को आप मारक मानते आए हैं, क्या वो आपकी कुंडली में मारक बन भी रहा है या सिर्फ झूठा प्रचार। ये बात बहुत आवश्यक है जानना कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक है। और मारक का अर्थ ये होता है भगवान कि वो सिर्फ आपको मृत्यु नहीं देता। मारक का अर्थ होता है आपकी बुद्धि को मारेगा, आपके दाम्पत्य को मारेगा, आपके बच्चों को कष्ट देगा, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी सामाजिकता को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी आयु को, आपकी दिनचर्या को, आपके विचारों को, आपको, आपकी तेजी को, सब चीज़ को मारेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने आपको अभी तक स्पष्ट कर दिया कि शनि भी मारक हैं, मंगल भी मारक हैं, राहु भी मारक हैं और केतु भी मारक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मारक मंगल होंगे, दूसरे नंबर पे शनि होंगे, तीसरे नंबर पे राहु होंगे और चौथे नंबर पे केतु होंगे। मतलब ग्रहों के जो मारने की शक्ति होगी या जो इंटेंसिटी होगी, जो उनकी तीव्रता है, वो केतु की सबसे कम, उससे ज़्यादा राहु की, उससे ज़्यादा शनि की और उससे ज़्यादा मंगल की होगी। इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा में जो कष्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उससे कम शनि की, उससे कम राहु की, उससे कम केतु की। यहाँ एक बात और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु मकर राशि में बैठे हैं, जिनके ऊपर गुरु की दृष्टि है। और साथ ही साथ अगर विचार करें तो इनके ठीक पीछे इस भाव का स्वामी भी बैठा है। तो जन्म कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी अगर उसके ठीक पीछे बैठता है तो कई बार वो उसकी सुरक्षा भी करता है। हालांकि वो उनसे दूर बैठा है, कोई नज़दीक नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से उस भाव की सुरक्षा बढ़ जाती है। अगर उस भाव पे किसी एक अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये बात और भी ज़्यादा लागू हो जाती है। तो गुरु की दृष्टि है, पर सामान्य बात है कि तुला लग्न की कुंडली के लिए नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए पापक ग्रह की भूमिका में अपने आप को ला देते हैं। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पापक ग्रह की भूमिका में निभाएंगे। अभी मैं मंगल तक ही हूँ, नहीं, अभी मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। तो चंद्रमा पे ही अभी इतनी सारी बात मैंने बताई है। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर आप विचार करते हैं तो मैं बात कर रहा था कि चतुर्थ स्थान के राहु की। तो गुरु यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कंपटीशन को देने वाले होते हैं। और इस कुंडली में मंगल का जो संबंध होगा वो अष्टम भाव से है, राहु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार छोटी बीमारी कई बार बड़ा स्वरूप भी धारण कर देती है। इसका भी हमें खतरा कई बार होता है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। चतुर्थ स्थान पे तो मैंने क्या बात कही कि चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि हैं, वो तीसरे भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली में इस भाव के स्वामी होकर के इस भाव को देख रहे हैं। और गुरु के प्रभाव से राहु प्रभावित हैं, तो राहु के ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि होनी ही चाहिए, कम से कम एक, ऐसे तो 2, पर कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी ही चाहिए। पर नीच की दृष्टि है, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जा रहे हैं, इस कारण से मत और केतु से दृष्ट हैं। क्या बोलते हैं कि जन्म कुंडली में केतु भी इस भाव को देख रहा है, राहु केतु का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है, इस भाव के स्वामी तीसरे में चलेगा, शत्रु के का। तो इस वजह से हमें हमारे माता और पिता का ध्यान रखना होगा, और कई बार पिता के स्वास्थ्य की ज़्यादा। दूसरे नंबर पर शास्त्रकार ये लिखते हैं, केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थित सतोसतः शुभाचांतरदशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदानिर्णाम। चतुर्थ स्थान के राहु या केंद्र या त्रिकोण के राहु जातक को अपनी दशा काल में राज्य और कीर्ति देने वाले होते हैं। वैसे भी मैंने इस पे बहुत पहले राहु और केतु पे अपने मेन चैनल पे, जो नकुल पाराशर वाला चैनल है, उस पर ये बात मैंने बताई है कि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव के राहु जातक के जीवन को भरने और पुरने वाले होते हैं। जहाँ व्यक्ति की विलासिता उसके समाज में नाम का कारण बन जाती है। इतना ही नहीं, चतुर्थ स्थान के राहु व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दिमाग और हंसोड़ प्रवृत्ति का बना देते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा इसके कई सारे अच्छे गुण धन धान्य संपदा सुख संतान दाम्पत्य विवाह प्रेम और सहिष्णुता के मामले में दिख जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे
इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो चतुर्थ स्थान के राहु के बारे में मैंने बता दिया। चंद्रमा का परिवर्तन योग बनेगा जो व्यक्ति को यशस्वी और एक अच्छी आयु वाला इंसान बनाएंगे। मोक्ष की गति को प्राप्त करने वाला, सबका नित्य कर्म बताने वाला या साधने वाला, और हमेशा आरंभ में भले ही वो धार्मिक ना रहे परिस्थितियों के कारण, पर बाद में चल करके उसके अंदर की जो धार्मिकता है वो एकाएक जागृत होती है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं, ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र में जब गुरु बैठे हों और उच्च के होकर के बैठे हों तो व्यक्ति धार्मिक होता है, भले ही आरंभ में वो ना अनुकूल करता रहे, या कई बार उसके अंदर जो भगवान के प्रति आस्था है और जो विश्वास है वो वक्त के साथ लगातार और अचानक बहुत तीव्रता से बदलती जाती है और अच्छाई की तरफ, सकारात्मकता की तरफ बदलती है। व्यक्ति धर्म पालन करने में निपुण होता है, परोपकारी, चित्त का शांत, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, राजनीतिज्ञ और परोपकारी होने के साथ साथ दानी भी होता है। तो मैंने अभी तक बात चंद्रमा तक की थी, अब बात मंगल की करते हैं। मंगल के बारे में मैंने बताया मारक हैं और मारक शुद्ध भी हो रहे हैं अष्टम भाव पे बैठने के कारण, और अग्नि तत्व के ग्रह होकर के स्थिर राशि में बैठे हैं। यहाँ पे मंगल देव जो बैठे हैं वो बैठे हैं चतुर्थ स्थान में जल तत्व की राशि में, और इस भाव के स्वामी तुला राशि में, तो व्यक्ति व्यापार करे। यहाँ पे जो मंगल देव बैठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को यशोवान, प्रतिष्ठित और धनवान भी बना रहे हैं। चतुर्थ स्थान में बुध नीच के, चतुर्थ स्थान में राहु, चतुर्थ स्थान में मंगल। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का जो अगर 50-100 साल की आयु है तो उसे आप 25-25 वर्ष में बांटते हैं, तो 25 बचपना, 25 युवा, 25 युवा के बाद की आयु और 25 बुढ़ापा। मतलब इस कुंडली की 25 वर्ष की आयु कष्ट में बीतेगी। और जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो समस्या को समझने में माहिर होता जाएगा, लोगों को समझने में उसको आसानी होने लगेगी और परिस्थिति को समझने में उसे आसानी होगी, तब तक तो निश्चित रूप से संघर्ष है। क्योंकि चतुर्थ स्थान लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, विचार करें तो लग्न से लेकर के चतुर्थ स्थान तक 2 ग्रह बैठे हैं जो पापक ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से। पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, इन भावों में 2 ग्रह बैठे हैं जिसमें से एक पापक होता है और एक शुभग होता है। नवम, दशम, एकादशवां और 12वां ये वृद्धावस्था का भाव है, जहाँ पे गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, इधर अधिकांश ग्रह बैठे हैं। नवम भाव के बाद 4 ग्रह बैठे हैं और नवम भाव से पहले 3 ग्रह बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की अवस्था जब तक वो अधेड़ हो जाएगा तब तक थोड़ा बहुत संघर्ष करेगा। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति को कई बार गिरना पड़ना, माथे का दर्द, चोटिल होना और घाव, फोड़ा, फुंसी होता रहता है। अपने घर की सुरक्षा, घर के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण इंतजाम, व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा का भरपूर सामान। इतना ही नहीं, आप किसी के द्वारा शोषित न होते हों इसका भी ध्यान रखना है। आपके घर की महिलाओं का ध्यान रखना है, बेटी बहनों की सुरक्षा का इंतज़ाम करना है, विष वाले जानवरों का इंतज़ाम करना है, समाज के गलत लोगों से अपने घर की सुरक्षा करनी है, घर के चारों तरफ की सुरक्षा का ध्यान आपको ही रखना है। इतना ही नहीं, यात्रा में जाते समय भी अपने आप को सावधान रखें। बंदूक, गोली, इस तरीके का जो बारूद वाला सामान होता है इससे अपने आप को सुरक्षित रखें। चाकू, छुरी, कैंची, तालाब, पोखरा, नदी, समुद्र का किनारा, पहाड़, जंगल, वन पर्वत आदि, इन सभी जगहों पे जाने से बचें और किसी भी अनजाने व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु को दिए जाने पे उसका भक्षण ना करें, भोजन ना करें। क्लियर है? जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं। आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से आप वो काम कर सकते हैं जो आपके पूर्वज अभी तक करते आए हैं। इतना ही नहीं, चतुर्थ स्थान के स्वामी का 3रे भाव में बैठना भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। जन्म कुंडली के 10वें स्थान में गुरु उच्च के बैठे हैं, जिससे व्यक्ति की सामाजिकता पूरे अनुभवों के साथ कभी भी बाधित नहीं होती, वो अक्षुण्ण बनी रहती है। बुधदेव जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं। इस कुंडली के लिए बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव राजयोग कारक और योग कारक ग्रहों की श्रेणी में होते हैं। शुक्र और बुध का संबंध लग्नेश और भाग्येश का संबंध लाभ में है। ये महाधनी योग बनाएगा जो व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध को श्रेष्ठ और ज़्यादा सुखी बनाता है।
जबकि बुद्धदेव एकादशवें भाव में बैठ करके, नवम में सो करके, एकादशवें में बैठ करके पंचम भाव को बैठे हैं। यहाँ भी बुद्ध एकादशवें भाव में, यहाँ भी शुक्र एकादशवें भाव में, यहाँ पे शुक्र की राशि एकादशवें भाव में, शुक्र स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही। इसका अर्थ क्या होगा कि ये शुक्र की दशा जाते जाते आपको एक अच्छा माहौल देगी, आपको एक अच्छा जीवन देते हुए, आपको मार्ग देते हुए आपके जीवन से शुक्र जाएंगे। क्योंकि शुक्र देव जब कभी भी एकादशवें भाव से संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एकादशवें भाव में शुक्र बैठ गए, एकादशवें भाव में शुक्र की राशि बन गई और इस भाव के स्वामी होकर के देखिए बैठे भी हैं। तो इस हिसाब से उसके बाद एकादशवें भाव में शुक्र बन गए, यहाँ के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं। और मैं एक बात और भी बिल्कुल ही पूरे होश में ये बात कह रहा हूँ कि आप जब तक अपना रोजगार नहीं करेंगे, जब तक आप अपना काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। चाहे आप उम्र बिता दीजिए किसी के यहाँ नौकरी करते करते, कुछ उसका होने वाला नहीं है, उसका लाभ होगा, आपका नुकसान। इस वजह से इस कुंडली को व्यापार करना चाहिए, स्वतंत्र अपना कारोबार कुछ भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी देना, बैंकिंग समझना, पांडित्य समझना, पब्लिकेशन समझना, एडवर्टीजमेंट एजेंसी को समझना, ट्रांसपोर्ट समझना, इसके साथ साथ बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने का काम, कुरियर सर्विस, अनाज का काम, ड्राई फ्रूट का काम, दूध दही का कारोबार, ये सारा, राजनीति, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बनती हैं। पब्लिकेशन मैंने कहा है। तो इतना सारा मैंने ये सारी चीज़ें कैसे बताई हैं? सबसे पहले आपके जन्म नक्षत्र पे, उसके बाद बुध से 5वें घर की राशि गुरु की बन रही है और वो उच्च के बैठे हैं। बुध जहाँ बैठे हैं वहाँ से पंचम घर की राशि गुरु की बनी है, वो उच्च के बैठे हैं। तो इसके आधार पर उसके बाद जन्म कुंडली में सबसे पहले नक्षत्र, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद बुध से 5वां घर, उसके बाद गुरु, इन सारी ग्रहों को देख करके उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को देख करके बताया है। इसमें से आप कोई भी व्यापार उठा लेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा की तरफ। मैत्री आप कर सकते हैं कुंभ और मिथुन वालों से। विवाह आपकी कुंडली में होना चाहिए पश्चिम दिशा में। इसके साथ साथ धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है, मैंने कहा पूरब दिशा में, दक्षिण नहीं पूरब दिशा में। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो होगा पूरब दिशा के भवन में, जिसका फ्रंट पूरब की तरफ खुलता हो, उस मकान में आप निवास कर सकते हैं। इतना तो ये मैंने देवगुरु बुध तक बताई। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्य योग बना है, 10 डिग्री पे बैठे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं। नवांश चक्र में वो आपको धन, लाभ, पुत्र पौत्र, संतान, दाम्पत्य और भवन भूमि वाहन का सुख दे रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो आपको स्वतंत्र व्यापारी बना रहे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में और जन्म कुंडली की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर एक आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। वो बात क्या है वो अभी दिखी मुझे। इस कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है और नवमांश चक्र में ये 7 नंबर यहाँ लिखा है। इस कुंडली में यहाँ पे तीसरे भाव में 9 नंबर लिखा है, यहाँ वो 9 नंबर यहीं लिखा है। तो नवमांश चक्र में यहाँ वो 9 नंबर लिखा और लग्न चक्र में वो 9 नंबर यहाँ लिखा। लग्न चक्र में ये 7 नंबर यहाँ लिखा है जो यहाँ लिख रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, पर पराक्रम करने के साथ। अब समझिएगा, यहाँ पे तीसरे भाव में राशि बनी है 9 नंबर की, यहाँ पे तीसरे भाव की अधिपति जो बने थे वहाँ पे यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, पर क्या दिखा रहा है कि शुक्र स्वग्रही हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की इच्छा स्वच्छंद रूप से पूरी होगी पराक्रम करने के बाद, क्योंकि यहाँ के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं उस भाव के अधिपति से बुध और गुरु का आपस में परिवर्तन दशमांशा चक्र को बलवान बना रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ जो मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ जो नवम भाव के स्वामी होकर के सूर्य और शनि का जो परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बिरले कुंडलियों में ऐसी बातें देखने को मिल जाती हैं। तो ये बात मैं पूर्णतया विश्वास से कहता हूँ कि इस कुंडली के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए और इस कुंडली की ऊर्जा को समझ करके अपने सकारात्मक विचारों को बल देना चाहिए, न कि डरना और घबराना चाहिए। जो युति बनी है आप इसको फिर से समझिए। यहाँ पे इस भाव के स्वामी इसको देख लिए, लाभ के स्वामी लाभ में बैठ गए और बुध और गुरु का परिवर्तन हो गया। यहाँ जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य बैठ गए, यहाँ पे इस भाव में सूर्य बैठ गए, यहाँ सूर्य की राशि बनी थी सूर्य बैठ गए, यहाँ शुक्र की राशि बनी थी सूर्य बैठ गए और इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में स्वग्रही हो गए। यहाँ पे मंगल बैठे थे
जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के जो थोड़ी बहुत कमजोरी देते हैं। यहाँ राहु बैठे थे, इस भाव के अधिपति जहाँ बैठे हैं यहाँ से देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, और जन्म कुंडली का पांचवा भाव बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि पंचमेश देख रहे हैं और सूर्य बुध शुक्र भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन गया, लग्नेश लग्न को देख लिए, लाभेश स्वतंत्र हैं, और जन्म कुंडली में यहाँ देखिए तो सूर्य की राशि में शनि बैठे हैं और शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं। ये आसान नहीं होता, ये बहुत विलक्षण कुंडलियों में ये बात देखने को मिल जाती है। तो संघर्ष क्यों है? वो यहाँ के कारण है ना। और निश्चित रूप से हम इस कुंडली पे विश्वास क्यों करेंगे? इतने सारे ग्रह योग के कारण। दुर्योग क्यों है इसको और भी बताता हूँ। जब कभी भी 12वें भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाते हों सूर्य बुध के, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी, इस पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सिद्धांत बताया था अपने मेन चैनल पे कि अष्टम भाव के स्वामी अगर कभी भी सूर्य के साथ संपर्क करते हों, जैसे कि शुक्र हैं अष्टम भाव के स्वामी, सूर्य के साथ संपर्क कर रहे हैं, ये बहुत उत्तम बात होती है। एक नहीं, इसके उत्तम होने के कई सारे लाभ जातक को मिल जाते हैं जो स्वतः वो खुद भी नहीं जानता है। अष्टम भाव सिर्फ अष्टम भाव इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति के जीवन में अनायास यूं ही गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो ये बात मैंने शुक्र तक के लिए बताई है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने शुक्र तक की बात आप लोगों को बताई है। शुक्र बैठे हैं एकादशवें भाव में मघा नक्षत्र में, और वो इस कुंडली के अच्छे ग्रह बन रहे हैं। लग्नेश होने के बावजूद मंगल से दृष्ट हैं तो कभी कभी आँखों में समस्या होगी, कभी कभी काम उत्तेजक भावनाएं प्रबल होती हैं, और यहाँ पे कई बार अव्यवस्था भी होती है, पर सामान्य बात है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। शनिदेव बहुत अच्छे बैठे हैं। हाँ, पर इनकी इतनी बात तो ज़रूर है कि शनिदेव की दशा में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत व्यय भी होता रहेगा, या वो कई बार बेवजह की चीज़ों पे उलझा हुआ सा महसूस करेगा। आलस्य बढ़े, प्रमाद बढ़े, वात बढ़े, वात शरीर में वात पित्त कफ में से वात बढ़ जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पेट का गैस जो है वो वायु का गोलक शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द पैदा करता है, भुजाओं में दर्द, कंधे कमर घुटने में दर्द, ये गर्दन के पीछे वाली नस में दर्द, सुबह उठने के बाद शरीर अकड़ जाए, खड़ा होने में दिक्कत हो, एड़ी में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, तो ये शनि की दशा में या शनि का काल जब कभी भी एक्टिव होगा तो ऐसा होगा। आपके राहु अच्छे हैं, आपके केतु भी ठीक हैं। केतु के कारण कारोबार में अनियमितता रहेगी, केतु के कारण मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, केतु के कारण कई बार सामाजिक छवि कई बार छोटी मोटी परेशानियों में उलझेगी। तो ये आपने ग्रहों को समझ लिया। एक अब बात होगी नक्षत्रों पे। तो सूर्य बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जहाँ वो आपको फैशनेबल बना रहे हैं, फैशन को समझने वाला बना रहे हैं। चंद्रमा बैठे हैं रेवती में, जो व्यक्ति को भाग्यशाली और मेहनती बना रहे हैं। मंगल बैठे हैं कृतिका में, जो व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं में डालने वाला बना रहे हैं या बन रहे हैं। बुध बैठे हैं आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में, जिसमें व्यक्ति विवेकी और सिद्ध होना चाहता है, किसी भी काम को बहुत शालीनता से गहराई से समझना चाहता है। शुक्र बैठे हैं बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, जो राजा बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं, धनवान बनाते हैं और अच्छी मृत्यु का वर देते हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र में, जो व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं और धर्मशास्त्र को जानने वाला बनाते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि वो आपको छोटी मोटी चिंताएं देने वाला बना रहे हैं। हालांकि फिर भी वहां व्यक्ति तकनीक को समझने वाला और भाषा शैली को पकड़ने वाला, गहराई तक किसी भी बात का मंथन करने वाला बना रहे हैं। राहु श्रवण नक्षत्र में एक तरफा विचार करने वाला, माता और पिता में से किसी एक का नुकसान हो जाने वाला या कर देने वाला या हो जाता है ऐसा वाला बना देते हैं। कई बार माता के लिए ये कष्ट की बात हो जाती है, जीवन में संघर्ष डाल देते हैं। व्यक्तित्व ठीक है, हम अपनी मेहनत अपनी वाणी को और भी ज़्यादा संतुलित करने में कर सकते हैं। हमारी पराक्रम की स्थिति बहुत अच्छी है, हमें नींद भी अच्छी आती है, बस हम अपने घर की सफाई, वास्तु देवता की पूजा, नियमित दिनचर्या का पालन, गायों की सेवा और गुड़ का दान ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, 3 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना, सूर्य को अर्घ देना, नित्य बजरंगबली के 12 नामों का 12 बार उच्चारण करना, सुंदरकांड का पाठ नित्य रूप से करना और गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना, ये आपके दिनचर्या में शामिल होना ही चाहिए।
इसके साथ साथ तिल के तेल या सरसों के तेल या घी का जो दीपक होता है, अगर हो सके तो जलाने की आदत निश्चित रूप से डालें। विद्या, पद्धति, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और यश ये कमज़ोर है और कमज़ोर ही मिलेगा। मेहनत आप करेंगे, फल कोई और खाएगा। इस वजह से बजरंगबली की पूजा करनी होगी। संतान का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है। डिप्लोमेसी उतनी ज़्यादा है नहीं, व्यक्ति राजनीति नहीं करता है, मतलब राजनीति निम्न स्तर का नहीं करता। राजनीतिज्ञ करेगा, राजनीतिज्ञ अगर होगा तो समाज के उत्थान के लिए सोचेगा। नौकरी और व्यापार में आरंभ में नौकरी और बाद में व्यवसाय, स्वतंत्र, रिसर्च, भाग्य और कंसंट्रेशन ये बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी बात बनी है जो व्यक्ति को धनवान भी बनाएगी। उसके बाद हमारा भाग्य हमारे साथ है। हमारी सामाजिकता कभी कभी हमें कमज़ोर लगती है, हम उसे और भी ज़्यादा अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं। बाकी आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे। और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कभी कभी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा, उससे हमें परेशान नहीं होना है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु, चंद्रमा और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस दशा में ये चीज़ें प्राप्त होंगी। खरीद और बेचने का काम भी किया जा सकता है। माता और पिता को लेकर के बुध की दशा, केतु की दशा और राहु की दशा कष्टदायक हो सकती है। संतान को लेकर के ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है, जहां गुरु, शुक्र, चंद्रमा, मंगल और सूर्य सारे ग्रह आपके सपोर्ट में रहेंगे। उपासना, पूजा पाठ पद्धति में मन थोड़ा आरंभ में कम लगेगा, कब बाद में जाकर के ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मंगल और गुरु की दशा में हमें अपने नाभि के क्षेत्र यानी कि पेट का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मन में बहुत सारे विचार बनते हैं जो व्यक्ति के अशांति के कारण भी होते हैं। शुक्र और चंद्रमा की दशा मेहनत कराएगी, धन देगी और जाते जाते अच्छा निर्णय देगी। जबकि इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये आपकी कुंडली में संघर्ष दे रहे हैं। लेकिन मेहनत करने के बावजूद आप करें ना करें, एक वक्त पे आपको सारी चीज़ें उलट करके आपके पास आ ही जाएंगी। क्लियर है? दिन इस कुंडली के लिए बनेगा शुक्रवार और शनिवार का, साथ ही साथ बुधवार का भी बनेगा। नक्षत्र श्रवण, पुष्य, रेवती नक्षत्र में दान करिए। और मृगशिरा, अनुराधा, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 8 और 5 बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।